नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ रहे थे। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश को विस्तार से समझा, जिसके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष का जो तीसरा प्रतिद्वंदी था, राष्ट्रकूट वंश, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है। इसमें से जानेंगे कि एग्जाम के लिए कौन-कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है तथा इसके प्रमुख शासक कौन-कौन से थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हैं। साथ-साथ इससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य होंगे, जैसे एलोरा की गुफाएं इन्होंने बनवाई थी, उससे संबंधित एग्जाम के लिए क्या आवश्यक है उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके देखेंगे उत्पत्ति और स्थापना के बारे में। जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी तो दंती दुर्ग ने की थी कब? 753 ईस्वी में। ठीक, तो ये पॉइंट एक याद रखिएगा कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, कब की थी? तो 753 ईस्वी में। ठीक, उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर सत्ता स्थापित की थी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्री में ही क्वेश्चन बनते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ें। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 753 ईस्वी में। किसने की? तो दंती दुर्ग ने की। अब इसने हरा कर, मतलब किसी वंश को समाप्त करके सत्ता स्थापित करी होगी, तो इसने चालुक्य वंश का शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसको हरा करके सत्ता स्थापित करी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी तो मान्यखेत थी। ये अगला पॉइंट हो गया, जो कि कहाँ पे है मान्यखेत? ये मालखेड़ कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 से 4 फैक्ट यहाँ पे देखे। अगला हम देखते हैं वंश का विस्तार इनके। तो राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य था तो उत्तर में कन्नौज, दक्षिण में तमिलनाडु तो पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। तो इनका विस्तार कहाँ तक था? उत्तर में कन्नौज तक, क्योंकि कन्नौज के लिए तो मुख्य रूप से युद्ध हो रहा है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, तो मुख्य रूप से कन्नौज पे उत्तराधिकार और उसके साथ साथ उत्तर भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए हो रहा था। ठीक है, तो इनका विस्तार देखा। उत्तर भारत में उन्होंने गुर्जर प्रतिहार और पाल वंशों से संघर्ष किया। मतलब यही त्रिपक्षीय संघर्ष की बात चल रही है कि इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार और पाल वंशों के साथ संघर्ष किया। ये संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कन्नौज को लेकर के। ठीक है, तो हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों को, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो शासक था दंतिदुर्ग, जो कि संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। इसका शासन काल कब से था? 735 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक इसका प्रमुख शासन काल था। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि चालुक्य वंश कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर इसने सत्ता प्राप्त की थी, जो कि चालुक्यों की 200 वर्षों की सत्ता समाप्त की गई थी। ठीक, इसकी प्रमुख उपलब्धियों को देखते हैं, कौन कौन सी इसकी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। तो स्वतंत्र शासक के रूप में स्वयं को स्थापित करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, जो कि संप्रभुता का प्रतीक होता है। अगर ये पूछता कि अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था राष्ट्रकूट वंश में, तो संप्रभुता के प्रतीक के लिए। ठीक है, प्रारंभिक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया इसने। साथ साथ इसका महत्वपूर्ण एक और बिंदु कह रहा है कि दंतिदुर्ग जो था तो चालुक्य सत्ता का अंत करके राष्ट्रकूट सत्ता की शुरुआत करता है। कुल मिलाकर के इसका जो मुख्य कार्य था, एक यही था कि एक संस्थापक के रूप में आता है, बाकी इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका अगला शासक देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट शासक है कृष्ण प्रथम, जो कि 756 ईस्वी से लेकर के 774 ईस्वी तक शासन करता है। इसका शासनकाल, वैसे तो आपको शासनकाल किसी का याद नहीं रखना है, बस एक बार माइंड में रहने से क्या होता है, उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं तो याद करना एग्जाम में आसान हो जाता है। ठीक है, इसका सांस्कृतिक योगदान क्या था? तो महान निर्माता और कला का संरक्षक था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है तो इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। शासन इसका तो दंतदुर्ग के बाद सत्ता को मजबूत करता है, प्रशासनिक स्थिरता लाता है। ठीक है, कृष्ण प्रथम शैल कला का उत्कर्ष उदाहरण देखने को मिलता है इसके समय। ये हो गया कृष्ण प्रथम के बारे में। अगला शासक है ध्रुव, ये भी एक इम्पोर्टेंट शासक होता है। 780 ईस्वी से लेकर के 793 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि कन्नौज पे जब पहली बार राष्ट्रकूट स्थापित हुए थे तो ध्रुव के काल में ही हुए थे। इसने हराया किसको किसको था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया था और गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को हराया था। इसके बाद इसने कन्नौज पर अस्थायी रूप से अधिकार किया था। आगे तो हमने देखा था कि गुर्जर प्रतिहार वंशी उस पर स्थापित होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है इससे लेकर के। ठीक है,
साथ ही जो ध्रुव था तो उत्तर भारत में राष्ट्रकूट हस्तक्षेप की शुरुआत इसी के समय हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्रुव से याद रखिएगा। अगला शासक देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट शासक था गोविंद तृतीय। अगला शासक कौन था? गोविंद तृतीय। इसका शासनकाल 793 ईस्वी से लेकर के 814 ईस्वी तक था। ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो चरम सीमा पर पहुंचा था तो इसी के समय गोविंद तृतीय के समय पहुंचा था। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक इसका प्रभुत्व स्थापित था। ठीक है। पाल, प्रतिहार, पल्लव और चोल सभी को पराजित किया था इसने। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने पालों को, प्रतिहारों को यानी गुर्जर प्रतिहार जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में दोनों शामिल थे, इसके साथ साथ पल्लव और चोल को भी पराजित किया था। तो एकमात्र शासक कौन था? गोविंद तृतीय। इसको याद रखिएगा। और इसका प्रभाव श्रीलंका तक था। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक का प्रभाव श्रीलंका तक था, तो इसका गोविंद तृतीय का। ठीक है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है सैन्य दृष्टि से। ये भी याद रखिएगा पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट शासक है अमोघवर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर संस्कृति के लेकर के। जो राष्ट्रकूटों की संस्कृति थी इसके लिए अमोघवर्ष बहुत फेमस हुआ। 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसका व्यक्तित्व देखें कैसा था। ये दार्शनिक भी था, विद्वान भी था, साथ ही शांति प्रिय था। और इसकी तुलना अशोक से की जाती। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर मिला हमें कि अमोघ ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसकी तुलना मौर्य वंश के शासक अशोक से की जाती थी। तो कौन था? अमोघवर्ष। बस इसमें अंतर क्या था कि अशोक ने धर्म जो पालन किया था तो बौद्ध धर्म को, और जो अमोघवर्ष था तो ये जैन धर्म का फॉलोअर था। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अशोक से तुलना होती है तो अगर अगला स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो ये बौद्ध धर्म को पालन नहीं करता था, ये जैन धर्म को पालन करता था। जैन धर्म का महान संरक्षक था। ठीक है। साथ ही कन्नड़ साहित्य की प्रथम कृति कवि राजमार्ग के रचयिता थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि राजमार्ग अगर पूछता है किस राष्ट्रकूट शासक ने कवि राजमार्ग की रचना की थी, तो ये थे कौन? अमोघवर्ष। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। साथ साथ ये भी है कि किसके दरबार में जैन आचार्य जिनसेन और महावीराचार्य को संरक्षण मिला था, ये भी है अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष से हमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। एक तो अशोक से तुलना की जाती है इसकी, दूसरा जैन धर्म का महान संरक्षक था, कन्नड़ साहित्य की प्रथम कृति जो थी कवि राजमार्ग इसके रचयिता थे, साथ साथ जैन आचार्य जिनसेन और महावीराचार्य को संरक्षण इसने प्रदान किया था। ठीक ठीक। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि यही फैक्ट है जो एग्जाम में पूछते हैं। युद्ध से अधिक शांति पर बल देता था, प्रजा कल्याण और सांस्कृतिक उन्नति पर बल देता था। साथ साथ क्या था? अमोघवर्ष जो था विद्वान था और राजा भी था, साथ साथ सांस्कृतिक स्वर्ण काल। तो अभी हमने देखा कि जो इनका सैन्य रूप से स्वर्ण काल किसके शासन कहा जाता था, तो गोविंद तृतीय के। जबकि सांस्कृतिक रूप से स्वर्ण युग जो कहा जाता है राष्ट्रकूटों का, तो इसके अमोघवर्ष के काल को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक। अगला शासक कौन है? इंद्र तृतीय। ये भी इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि ये अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसका शासनकाल था 915 ईस्वी से लेकर के 927 ईस्वी तक। ये याद रखिएगा। कन्नौज पर अंतिम बार अधिकार इसने किया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पहली बार कन्नौज पर अधिकार किसने किया था, तो ध्रुव ने किया था। मतलब कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर पहली बार अधिकार किया, तो ध्रुव ने किया था, ये याद करिएगा। और अंतिम बार कन्नौज पर जब स्थापित होते हैं राष्ट्रकूट, तो उस समय शासन था इंद्र तृतीय का। ठीक है। उत्तर भारत में अंतिम राष्ट्रकूट प्रभाव इसी समय तक था। जो अगला शासक है कृष्ण तृतीय, जो कि एक कमजोर शासक था। 939 से लेकर के 967 तक इसका शासन काल तो रहा, लेकिन प्रभाव वो नहीं था। चोलों से लगातार संघर्ष होते रहे इसका, सामंत शक्तिशाली हो गए, साथ ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, जो कि आगे चल के इसका पतन हुआ। ठीक है। इस प्रकार हमने जितने राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वो इम्पोर्टेंट, उनको हमने अध्ययन किया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अभी हमने जो पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट अमोघवर्ष है, इसको याद रखिएगा। इंद्र तृतीय है जो कि अंतिम बार सत्ता में स्थापित होता है, और इसके पहले हमने ध्रुव के बारे में पढ़ा, वो भी इम्पोर्टेंट शासक था। ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रकूट वंश की प्रशासन व्यवस्था देखते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इनकी शासन प्रणाली देखें तो जो शासन था इनका राजतंत्रात्मक था। ये तो थे ही जितने राजवंश थे। राजा को दैवी अधिकार प्राप्त शासक माना जाता था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। ये याद रखिएगा। राजा जो था वो धर्म, न्याय और प्रजा कल्याण का संरक्षक माना जाता था। तो राजा जो था सर्वोच्च सत्ता और धर्म पालक माना जाता था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा राजा के बारे में। अगला पॉइंट है राजा की शक्तियां और कर्तव्य क्या क्या थे।
तो राजा जो था तो सेना का सर्वोच्च सेनापति था, न्याय का अंतिम स्रोत राजा ही था, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राजा करता था, साथ ही भूमि दान और कर निर्धारण भी राजा ही करता था, मतलब सभी लगभग कार्य राजा ही करता था। लेकिन राजा को धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार शासन करना पड़ता था, यानी ब्राह्मण, जैन आचार्य और सामंत सलाह देते थे। इम्पोर्टेंट क्या है कि राजा को सभी अधिकार तो प्राप्त थे, शक्तियां भी थी, लेकिन कर्तव्य भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं था। ये अपने जो ब्राह्मण, जैन आचार्य और सामंत थे उनसे सलाह लेकर के ही कार्य करता था। ठीक है। हमने कोशिश किया है कि कंटेंट उतना ही रखा गया है जो कि आवश्यक है एग्जाम के लिए। फालतू में कहानी कुछ भी नहीं ऐड की गई, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है। ठीक है। अब इनका केंद्रीय प्रशासन देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद होती है, सबसे ऊपर तो राजा हो गया हमने देखा। उसके बाद मंत्रिपरिषद होती थी जो राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद थी। इनके कार्य क्या थे? तो महासंधि विग्रह विग्रहिक जो था तो युद्ध और संधि का कार्य देखता था। महामात्र जो थे वो प्रशासनिक कार्य देखते थे। जो महाभंडारिक थे वो राजकोष देखते थे। जो महादंड दंड नायक थे वो न्याय और दंड की व्यवस्था देखते थे। साथ ही जो महासेनापति थे वो सेना से संबंधित प्रमुख कार्य देखते थे। प्रशासन जो था इनका विभागी था। जैसे आधुनिक शासन, जैसे आज के शासन में अलग अलग विभाग बने हैं, तो वैसे ही इनका शासन भी उस समय ही विभागी बना हुआ था। ठीक। मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि जो ये अधिकारी हैं तो इनको याद रखिएगा कि कौन सा विभाग इनको मिला हुआ था। अब इनका प्रांतीय प्रशासन देखें तो राष्ट्रकूटों को जो साम्राज्य को इस प्रकार बांटा गया था, तो इनको ध्यान दीजिएगा इनकी प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी, क्योंकि गुप्त काल से इसमें जाकर के अंतर आ गया था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। जैसे सबसे ऊपर राष्ट्र था, फिर उसके बाद विषय था जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते थे, फिर भुक्ति या नाडु कहते थे जो कि विषय यानी जिले से नीचे होता था, फिर ग्राम आता था। ये यहाँ के हो गए। जबकि हमने जब गुप्तों में पढ़ा था तो सबसे ऊपर सम्राट था, सम्राट। इसके बाद जब प्रांतों में बांटा गया था, इसके बाद तो सम्राट का मंत्रिपरिषद, फिर जब प्रांतों में बांटा गया था तो प्रांतों में सबसे ऊपर भुक्ति था। जो प्रांतों को था वहां भुक्ति कहते थे। ये इंपॉर्टेंट था वहां। उसके बाद विषय आता था, विषय, फिर वीथी और फिर ग्राम। तो हमने पढ़ा था ये गुप्त साम्राज्य के समय थी। सबसे ऊपर सम्राट था और सबसे नीचे ग्राम था। प्रांत जो थे उन्हें भुक्ति कहते थे, जबकि यहाँ जो भुक्ति है तो वो क्या उन्हें विषय से नीचे आती है। तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक। अगला है सामंती प्रणाली या सामंती व्यवस्था कैसी थी? तो सामंत जो थे इनको भूमि दी जाती थी, मतलब प्रांतों में मुख्य रूप से इनको भूमि दी जाती थी। बदले में क्या करते थे? राजा को कर देते थे, सेना प्रदान करते थे जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी, साथ साथ युद्ध में राजा का साथ देते थे। ये तो एक कार्य करते थे सामंत, लेकिन इसमें समस्या क्या हुई कि समय के साथ सामंत शक्तिशाली होते गए, क्योंकि करों का इन्होंने करों की चोरी किया इन लोगों ने, और कर जो पूर्ण रूप से राजा तक नहीं पहुंचाते थे, जिससे ये लोग शक्तिशाली होते गए। अंतिम में इतने शक्तिशाली हो गए कि इन लोगों ने विद्रोह किया। जैसा लगभग हमने गुप्तों के समय से ही देखा, जब से सामंतवाद की शुरुआत हुई थी, तो यही कहानी हुई पतन की सबसे बड़ी। यही समस्या इनके साथ भी बनी रही, यही अंत में इनके पतन का कारण बनता है। ठीक है। अब हम इनकी न्याय व्यवस्था देखते हैं। तो जो राजा था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जबकि निचले स्तर पर ग्राम सभा और अधिकारी और धर्माचार्य थे जो कि न्याय का कार्य देखते थे। दंड प्रणाली इनकी कैसी थी? तो जुर्माना भी लिया जाता था, शारीरिक दंड, सामाजिक बहिष्कार, ये प्रमुख दंड के आधार थे। दंड की प्रणाली थी। दंड के आधार मतलब न्याय का आधार देखा जाए कि किसके आधार पर न्याय लिया जाता था। सबसे ऊपर धर्मशास्त्र थे, फिर कुछ प्रथाएं चलती थी, साथ ही स्थानीय परंपरा थी। इसके आधार पर न्याय किया जाता था। ठीक है। तो न्याय में हमने देखा कि राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, लेकिन जो ग्राम सभाएं थी उनको भी निचले स्तर पर अधिकार था न्याय करने का, साथ ही अधिकारी या धर्माचार्यों को भी अधिकार था। ठीक। इतना हमने न्याय व्यवस्था देखी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि राष्ट्रकूटों की कला, संस्कृति और स्थापत्य में क्या योगदान था, जो कि एग्जाम के लिए हमेशा आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट काल की जो कला संस्कृति थी वह कैसी थी। कला की प्रकृति देखें तो शैल कला जो थी तो राष्ट्रकूटों की सबसे बड़ी पहचान थी इनकी, शैल कला। ठीक है। पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे, साथ साथ स्तंभ और मूर्तियां भी बनाई जाती थी। कला में इनकी भव्यता थी, सूक्ष्मता, मतलब भव्यता भी थी और सूक्ष्मता थी, यानी दोनों का सुंदर मेल देखने को मिलता था। मूर्ति कला मुख्य रूप से कैसी थी? देवताओं का सजीव और भावपूर्ण मूर्तियां बनाई जाती थी। मुख्य रूप से जो देवता थे तो कौन थे? शिव,
विष्णु, दुर्गा और नटराज जो विशेष लोकप्रिय देवता थे। तो ये चारों याद रखिएगा, शिव हो गए, विष्णु हो गए, दुर्गा और नटराज। मतलब मुख्य रूप से लोग वैष्णव धर्म को ही फॉलो करते थे, वैष्णव धर्म को। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही जब अभी हमने देखा था कि जो इनका एक प्रमुख शासक था, तो जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान करता था। मतलब इन लोगों में सहिष्णुता भी स्थापित थी। राष्ट्रकूट कला जो थी तो शक्ति और सौंदर्य का प्रदर्शन था। ठीक है, जो इनकी स्थापत्य कला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य की इनकी विशेषता देखें तो एकात्म बनाए जाते थे, मतलब एक ही पत्थर से बनाई जाती थी जो भी मूर्तियां थी, एक ही चट्टान से पूरा मंदिर बनाया जाता था। द्रविड़ शैली का उत्कर्ष इन्हीं के समय हुआ था। जो मंदिर थे तो इसमें गर्भगृह, मंडप, शिखर और प्रदक्षिणा पथ, मतलब जो मंदिर का पूर्ण विकास था। तो यहाँ राष्ट्रकूटों के समय आते आते मंदिर पूर्ण रूप से राष्ट्रकूटों के समय आते विकसित हो गए थे। इसमें गर्भगृह भी बनने लगे, मंडप भी बनने लगे, शिखर और प्रदक्षिणा पथ भी बनने लगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मंदिरों को पूर्ण रूप कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, तो राष्ट्रकूटों के समय से। इंपॉर्टेंट मंदिर है कैलाशनाथ का मंदिर, जो कि राष्ट्रकूट स्थापत्य शिखर का उदाहरण है। ठीक है, अगर कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो एलोरा में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा का है तो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। भगवान शिव को समर्पित है। इसकी विशेषता क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है ये। इसे भारतीय शैल स्थापत्य का चमत्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण एलोरा में कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। इसे विश्व का एकात्म मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। अब एलोरा की गुफाएं देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किस वंश से संबंधित है। तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। राष्ट्रकूटों से है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुल गुफाएं कितनी है? 34 है, जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों को समर्पित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ हिंदुओं से संबंधित है या क्या सिर्फ बौद्ध या जैनों से संबंधित है? इसमें से तीनों को संरक्षण मिला हुआ है। धार्मिक सहिष्णुता का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों को संरक्षण यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, संस्कृति इनकी देखें तो धार्मिक सहिष्णुता थी। हमने देखा क्योंकि इसमें से हमें हिंदू धर्म भी देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म भी देखने को मिलता है और जैन धर्म भी मिलता है। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध सभी को संरक्षण दिया गया। राजा अमोघवर्ष थे, जो कि जैन थे, लेकिन हिंदू मंदिरों को भी संरक्षण देते थे। साथ ही इनका सामाजिक जीवन देखें तो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, स्त्रियों को सम्मान और शिक्षा के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। साथ ही उत्सव, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान भी प्रचलित थे। तो राष्ट्रकूट संस्कृति जो थी तो समन्वय की संस्कृति थी। ठीक है, इनकी साहित्य और भाषा देखें, अगर भाषाओं देखते हैं कौन कौन सी फेमस थी, तो संस्कृत, कन्नड़ और प्राकृत भाषा का मुख्य रूप से विकास हुआ। पहली बार कन्नड़ भाषा यहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, साहित्यिक योगदान देखें तो अमोघ वर्ष जो कि इनके एक प्रमुख शासक थे, तो इनके द्वारा रचित जो कन्नड़ का साहित्य था, कविराज मार्ग नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा। कविराज मार्ग की रचना की थी अमोघ वर्ष ने। जैन विद्वानों को संरक्षण दिया जाता था। साथ ही गणित, दर्शन और व्याकरण का विकास भी इनके समय में हुआ। ठीक है, तो अगर राष्ट्रकूट काल को ओवरऑल देखें तो दक्षिण भारत का साहित्यिक स्वर्ण युग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्रकला और अभिलेख देखते हैं तो गुफाओं की दीवारों पर धार्मिक दृश्य अंकित देखने को मिलते हैं, जो कि एलोरा की गुफाओं में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, रंग सीमित है लेकिन भावपूर्ण है। अभिलेख और ताम्रलेख भी देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रशासन, दान, विजय का विवरण किया जाता है, जो कि इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है राष्ट्रकूटों का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने राष्ट्रकूटों को विस्तार से समझा, जिसमें से हमने इनकी शासन प्रणाली देखी, इसमें से हमने इनके प्रमुख शासकों को देखा तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना कि उनकी कौन-कौन सी उपलब्धियां थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे। फिर हमने इनकी संस्कृति देखी, समाज देखा, साथ ही कला और स्थापत्य भी देखा। इस प्रकार हमने डिटेल में राष्ट्रकूटों को पढ़ा। इस प्रकार हमने जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, तो सबसे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार जो कि कन्नौज पर स्थापित होते हैं उनको पढ़ा। उसके बाद हमने पाल वंशों को, और उसके बाद हमने राष्ट्रकूटों को पढ़ा और त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त किया। इस प्रकार हमने पूर्व मध्यकाल को भी कंप्लीट किया। अब इसी से संबंधित, राष्ट्रकूटों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो एग्जाम के लिए आवश्यक है, उनको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि इन शब्दावलियों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार देखते हैं जल्दी से इनकी शब्दावलियां क्या कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले राजतंत्र क्या है, जिसमें राजा सर्वोच्च शासक होता है। राष्ट्र किसको बोलते हैं, प्रांत को या इनके समय पे। विषय जिला को। ग्राम जो था सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। राष्ट्रपति कौन थे, प्रांत का प्रमुख अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था। विषयपति जिले का प्रमुख कहलाता था। गवुंडा या ग्रामपति गांव का मुखिया, खासकर गवुंडा याद रखिएगा, एक दो एग्जाम में पूछा है। तो गांव का प्रमुख था। केंद्रीय पद अगर देखें तो महामात्र थे, जो कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। महासंधि विग्रहिक थे, जो कि युद्ध और संधि के मंत्री थे। महाभंडारिक थे, जो राजकोष के प्रमुख थे। महादंडनायक थे, जो न्याय का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है। आगे देखें तो सामंत थे, जो भूमि लेकर सेवा देने वाले जागीरदार होते थे। सामंतवाद क्या था कि भूमि के बदले सेवा की व्यवस्था ही सामंतवाद कहलाती थी। भूमि कर उपज का लगभग 1/6 भाग था। ये फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। ताम्रपत्र क्या थे, जो भूमिदान का अभिलेख होता था। कला और संस्कृति से संबंधित शब्दावली देखें तो शैल कला क्या कहलाती थी, जो चट्टान काटकर बनी कला थी। एकात्म स्थापत, एक ही पत्थर से बना मंदिर। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली थी। ठीक है। आगे साहित्य देखें इनका तो एक फेमस था कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ साहित्य था। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से राष्ट्रकूट वंश समाप्त होता है। राष्ट्रकूट। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में हम लोगों ने 3 प्रमुख शासकों को देखा। इसके बाद अब हम लोग राजपूत काल जो थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में।